हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो आज हम BLLB के 6 सेमेस्टर की पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड की वीडियो आज हम लेकर आए हैं। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड पूरी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो, अपना डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, क्या स्कोप है, उसके साथ साथ क्या सोर्सेज इंटरनेशनल लॉ के, ये सारी चीजें हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, सो बेसिकली जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है ना बेटा, एक ऐसा इंटरनेशनल लॉ है जो कंट्रीज के बीच में एक बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएट करता है, जो बाइंडिंग लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है कंपनीज के बीच में। आई मीन कंट्रीज के बीच में। एक बात ध्यान रखना, इंटरनेशनल लॉ में हम जो कंट्रीज की बात करते हैं, हम कंट्री को एज अ स्टेट बोलते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल लॉ में जब भी बात हो रही है कंट्री की, तो समझ जाओ हम कंट्री को एज अ स्टेट बोलेंगे। तो इंटरनेशनल लॉ एक ब्रांच है, ऐसी लॉ है वो जो गवर्न करता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स। और जब हम बात करें स्टेट्स की, तो समझ जाइए स्टेट्स मतलब कंट्रीज। ठीक है। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन, UNO है हमारे पास। इसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है। तो ये सारी की सारी भी इसके अंदर कवर होती है। ठीक है। सो बेसिकली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी ब्रांच है लॉ की जो कि गवर्न करता है लीगल रिलेशनशिप को बिटवीन द स्टेट्स, और स्टेट्स को हम कंट्रीज कहते हैं। ठीक है। एंड अदर इंटरनेशनल्स को, जो कि हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। एंड कुछ केसेस में इंडिविजुअल्स को कवर करता है। इंडिविजुअल्स मतलब अगर बाय चांस इंटरनेशनल लेवल पे किसी का किसी से वॉर हो रहा है, तो वो सब इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। तो इंटरनेशनल लॉ उसको अपने हिसाब से डील करेगा ताकि पीसफुली सेटलमेंट हो सके। अब हर कंट्री को इंटरनेशनल लॉ के अंदर स्टेट की तरह रेफर्ड करा गया है। जब भी हम इंटरनेशनल लॉ में स्टेट की बात कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली क्या है? इंटरनेशनल लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है, इसके अंदर अग्रीमेंट्स हैं एंड ट्रीटीज हैं जो कि बाइंडिंग है कंट्रीज पर। ठीक है। आज अगर इंडिया किसी ट्रीटी पे साइन कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो उसके लिए बाइंडिंग होगी। कल को वो साइन करके ऐसे हम पीछे नहीं हट सकते, तो हमारे लिए वो चीजें बाइंडिंग होगी। ठीक है। अब इसमें ना क्या होता है कि कंट्री सारी एक साथ आती हैं, अपने बाइंडिंग रूल्स बनाती हैं। ठीक है। और वो रूल्स इस हिसाब से बनाए जाते हैं जिसका बेनिफिट जो है सिटीजन्स को मिले। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो भी रूल्स बना रहे हैं वो लोग, तो उन रूल्स का जो बेनिफिट है सिटीजन्स को मिलना चाहिए। ठीक है। इंटरनेशनल लॉ एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है लॉ का, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क के आउटसाइड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। हमारे जो एग्जिस्टिंग लीगल लॉज है, इनसे अलग है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये कोई डोमेस्टिक लॉ नहीं है हमारी कंट्री का। ठीक है। ये हमने बनाया है बाकी सारी कंट्रीज के साथ मिलके। ठीक है। तो हमारा जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो हमारा कोई डोमेस्टिक लॉ या फिर कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है, ये एक सेपरेट लॉ है। ठीक है। इसकी अपनी एक सेपरेट अप्रोच है, अपना खुद का सेपरेट कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो हर चीज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की सेपरेट है। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया हो। बेटा कोई भी डाउट हो तो प्लीज अपना डाउट जरूर बता देना। अब इसी के साथ अगर हम देखें कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं, तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर हमारा पीस एंड सिक्योरिटी कवर होता है। ठीक है। लाइक हमारे पास यूनाइटेड नेशन है जो कि इसके ऊपर काम करता है। ह्यूमन राइट्स हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है, ये भी हमारा इसके अंदर कवर होता है। लॉ ऑफ सी मतलब कि जितने भी हमारा जो सी एरिया है उसमें से कितना किस कंट्री के पास आता है, और फिर जो कितना बचा हुआ है वो कितना इंटरनेशनल लॉ में जा रहा है, वो सब कुछ इसमें कवर होगा। एंड लॉ ऑफ सीज का हमारा आगे कॉन्सेप्ट है यूनिट्स में, वहां पे हम इसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ये भी इंटरनेशनल लॉ कवर करता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ भी इसके अंदर कवर होता है। आप लोगों ने सुना होगा एक्स्ट्राडिशन का कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होती है। अब अगर हम कुछ बात करें डेफिनेशन की, तो एल ओपेनिम ने एक डेफिनेशन दी है हमको, जिसमें उसने बोला इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी बॉडी है, ऐसे रूल्स हैं जो कि लीगली बाइंडिंग है स्टेट्स के ऊपर। एंड उनके इंटरकोर्सेज मतलब जो वो एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं, जो वो एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं,
तो वो हमारा एक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। मतलब वो रूल्स एंड वो रेगुलेशंस जो दो कंट्रीज आपस में कोई काम कर रहे हैं या कोई लीगल रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो वो सारे लीगल रिलेशनशिप बाइंडिंग होंगे एज पर ओपिनियन। ठीक है। ओपिनियन सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी बॉडी है रूल्स की एंड रेगुलेशंस की जो कि बाइंडिंग होगी स्टेट्स के ऊपर। जो स्टेट्स आपस में इंटरकोर्स कर रहे हैं, इंटरकोर्स मतलब कि जो भी स्टेट आपस में रिलेशन रख रहे हैं, ठीक है, जो भी स्टेट आपस में लीगल रिलेशन रख रहे हैं, उनके ऊपर हमारा इंटरनेशनल लॉ जो है वो काम करेगा। आज अगर इंडिया यूएसए से कोई एग्रीमेंट बना रही है या फिर यूएसए इंडिया से कोई एग्रीमेंट बना रहा है, तो हम लोग के बीच में जो एग्रीमेंट है ये इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट है, जो ट्रीटी अगर हमने बनाई है, तो वो बाइंडिंग होगा हमारे ऊपर। ठीक है। और उसके ऊपर भी बाइंडिंग होगा। अब एक और डेफिनेशन है जो जेआर बेरली ने दी हुई है। इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी बॉडी ऑफ रूल्स है और प्रिंसिपल्स है ऑफ एक्शन जो कि बाइंडिंग है अपॉन सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशन विथ वन अनदर। जेएल बेरली कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी बॉडी है रूल्स की एंड प्रिंसिपल्स की, ठीक है, जिसमें जो सिविलाइज स्टेट्स हैं उनके ऊपर ये बाइंडिंग है। ठीक है। सिविलाइज स्टेट अपने जिस तरह की रिलेशन रखते हैं एक दूसरे के साथ, तो इंटरनेशनल लॉ उन पे बाइंडिंग होगा। ठीक है। अब सिविलाइज जितने भी स्टेट्स हैं, तो वो जो अपने रिलेशन बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो सारे बाइंडिंग होंगे और वो सारा हमारा कॉन्सेप्ट किसका होगा? इंटरनेशनल लॉ का होगा। ठीक है। इन्होंने सिविलाइज स्टेट्स की बात करी है, ओपन इमने स्टेट्स की बात करी है, बस इतना ही फर्क है। अब जो इंटरनेशनल लॉ टर्म है बेटा, सबसे पहले जेरी बेंथम ने इसको कॉइंड करा था 1780 में। मतलब इंटरनेशनल लॉ को जो रेफर करा गया था एज अ लॉज ऑफ नेशन, वो सबसे पहले जेरी बेंथम ने 1780 में कॉइंड करा था। ठीक है। लॉज ऑफ नेशन कहा गया था, जो कि किसने कहा था? हमारा जेरी बेंथम ने 1780 में कहा था। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अब अगर हम बात करें इसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पीआईएल का काम है कि पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करे, ताकि रिलेशंस, मतलब जो रिलेशंस है हमारे स्टेट्स के बीच में, वो पीसफुली एग्जिस्ट हो सके। ठीक है ना। इसके लिए हमने यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं जो इन सब चीजों को ध्यान रखती हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड रिलेशन को प्रमोट करें अमंग स्टेट्स, मतलब कि कॉपरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को जो है हमें प्रमोट करा जाए, ताकि कंट्रीज के बीच में एक म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस हो सके। इन शॉर्ट जस्टिस एंड इक्वालिटी, इंटरनेशनल लॉ ट्रीट करेगा हर स्टेट को एज अ लीगल इक्वल। ठीक है। इंटरनेशनल लॉ बायस नहीं होगा स्टेट्स के लिए। ठीक है। रिगार्डलेस देयर साइज और पावर, एंड प्रमोट करेगा फेयरनेस। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर भी कंट्रीज को इक्वल रखा जाए, ये सब इंश्योर करना हमारे इंटरनेशनल लॉ का ही काम है। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जैसा कि आपको पता ही होगा, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना इनका भी एक मेजर अहम है इंटरनेशनल लॉ का। ठीक है। इसके लिए इन्होंने वर्ल्ड वाइड उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास यूएनएचआर वाली ह्यूमन राइट कमीशन, आपने सुना होगा, वो हमारे पास है, जिसको ऑपरेट करती है उसकी ह्यूमन राइट कमीशन काउंसिल। ठीक है। तो ये कुछ कमीशन बनाई गई हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि जो हमारे बेसिक चीजें हैं लाइक पीस बना के रखना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उन सारी चीजों को एक अच्छे तरह से गो थ्रू करा जा सके। रेगुलेट कंडक्ट ऑफ स्टेट्स, ये सेट करता है रूल्स कि किस तरह से कोई स्टेट को बिहेव करना चाहिए, लाइक वॉर, ट्रेड, इन्वायरमेंट एंड डिप्लोमेसी में किस तरह से कोई स्टेट रिएक्ट करेगी, उस चीज के लिए इन्होंने बना रखे हैं रेगुलेशंस। ठीक है ना। ताकि वॉर होगा तो किस तरह से रेगुलेट करना है, क्योंकि वॉर होगा तो मेजर एम ये रहता है कि पीसफुली सेटलमेंट हो सके वॉर की। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे इंटरनेशनल लॉ के अंदर कवर होता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इंटरनेशनल लॉ का एक मेजर एम ये भी है कि जो डिस्प्यूट है उसको एमिकेबली सेटलमेंट करा जा सके। ठीक है। और इनका जो एमिकेबल सेटलमेंट, इनका आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन या फिर कोर्ट्स के थ्रू उनको रिजॉल्व करा जा सके, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अवेलेबल है जो कि इन सब चीजों को डील करती है। अब अगर हम इसके स्कोप की बात करें कि इंटरनेशनल लॉ का स्कोप क्या है, तो जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है वो कंसिस्ट है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के, जो कि गवर्न कर रहे हैं रिलेशन ऑफ नेशंस, मतलब नेशंस के जो रिलेशन है उसको गवर्न कर रहे हैं। ठीक है। एज वेल एज रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल, उसको भी ये लोग गवर्न कर रहे हैं।
उसके बाद रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको भी गवर्न कर रहे हैं। तो स्कोप में हम बात करें, एक तो रिलेशन बिटवीन द नेशंस, एक कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है ये भी इसके अंदर आएगा। एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ क्या रिलेशन है सिंगली, वो भी इसके अंदर आएगा। एक स्टेट का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिलेशन है वो भी इसके अंदर कवर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होगी। ठीक है। सो जो हमारा स्कोप है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, उसके अंदर काफी सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो इसके स्कोप है हमने टू टाइप में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहला हमारा आता है ट्रेडिशनल स्कोप, जिसको हम स्टेट सेंट्रिक स्कोप कहते हैं। ठीक है। अभी जो हमारे ट्रेडिशनल स्कोप है ना, तो वो बेसिकली कुछ चीजों पे फोकस करता है, जैसे कि रिलेशन बिटवीन सोवरेन स्टेट। पहले ही होता था कि जो सोवरेन स्टेट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उसको मेंटेन करा जाए। उसके बाद ही इश्यूज लाइक डिप्लोमेसी, ट्रीटीज, वॉर एंड पीस के रिलेटेड जो इशू होते थे कि किस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे स्टेट्स के बीच में, या कौन सी ट्रीटीज जरूरी है, या वॉर पीस की सिचुएशन में डील करते थे सबसे पहले ये लोग। जो हमारा ट्रेडिशनल स्कोप था वो ज्यादातर इन चीजों पे डील करता था। इनका पहले मेजर एम था कि सोवरेनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स एंड नॉन इंटरवेंशन पे प्रमोट करा जाए। लाइक कोई भी स्टेट किसी दूसरे स्टेट के अंदर इंटरवेन नहीं कर सकती। तो ये इनके कुछ ट्रेडिशनल स्कोप थे, और जो ट्रेडिशनल स्कोप थे वो आज के टाइम में तो फुलफिल नहीं कर सकते। आज खाली दो कंट्रीज या सारी कंट्रीज सिर्फ ट्रीटीज पे तो नहीं चल सकती, उन लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की भी जरूरत होगी। ठीक है ना। और आज के टाइम में इक्वालिटी तो हर स्टेट के पास है ही, सोनिटी भी हर स्टेट के पास, और अब दूसरी स्टेट किसी स्टेट में इंटरवेंशन वैसे भी नहीं करती है, कुछ सिनेरियो में करती है। तो वो सारी चीजों को डील करने के लिए हमारा मॉडर्न स्कोप भी आया। लेकिन ये था हमारा ट्रेडिशनल स्कोप। हम स्कोप की बात कर रहे हैं तो हमने स्कोप को टू टाइप में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा ट्रेडिशनल है। अच्छा, ये यहाँ रिपीट हो गया सेम चीज। अब हम बात करते हैं मॉडर्न स्कोप की। तो मॉडर्न एक्सपेंडेड स्कोप हमारा क्या है? मॉडर्न स्कोप के अंदर हमारा काफी ब्रॉडर सेंस में इंक्लूड होता है हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऐसी चीजें बनाई गई हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो कि मेजरली हेल्प करती हैं लॉ मेकिंग में और उसके साथ साथ उसकी इन्फोर्समेंट में। ठीक है। क्योंकि खाली पहले ट्रेडिशनल स्कोप पहले के लिए काफी था, लेकिन आज जैसे जैसे मॉडर्न चीजें एक्सपेंड होती जा रही है, जिस तरह से डिजिटली होते जा रहे हैं, इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जिस तरह से आज के टाइम में जरूरत है, तो वो सारी चीजें सिर्फ ट्रेडिशनल स्कोप से नहीं हो सकती है। तो उसके लिए हमने अपने स्कोप को काफी एक्सपेंड करा है, और उसके अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड करी है, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी बेसिक चीज पर ध्यान रखेगी, कंट्रीज का डेटा मंगवाएगी ना। तो ये चीज है। तो पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, दूसरा इसमें इंडिविजुअल्स का पार्ट हुआ। आज के टाइम में इंटरनेशनल लॉ के अंदर हमने इंडिविजुअल्स को भी सब्जेक्ट बनाया है इंटरनेशनल लॉ का। ठीक है। जैसे कि हमारा ह्यूमन राइट्स लॉ है, ये एक इंडिविजुअल लॉ है जो कि पार्ट है हमारे इंटरनेशनल लॉ का। इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, ये भी हमारा पार्ट है इंटरनेशनल लॉ का। उसके बाद इंस्टीट्यूशन लाइक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिक्यूट, जो भी कोई जूनियर मतलब जो भी कोई फर्स्ट ऑफेंस क्रिमिनल होता है, जो इंडिविजुअल होता है जिसने कोई सीरियस क्राइम करा है, उसके लिए भी यहाँ पे लॉ है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर एक पर्सन इंडिया में क्राइम करके बाहर जा रहा है तो वो पनिशेबल तो होगा, वहां जाके दुबक तो नहीं सकता। तो ये वाला जो पॉइंट कवर होता है ना, ये सब इंटरनेशनल लॉ के अंदर कवर होता है। या फिर उनका कोई पर्सन अगर मर्डर करके इंडिया में आ रहा है, तो उसने भी तो एक जेनोसाइड करा है ना, तो वो भी पनिशेबल होगा, और इंडिया का काम है उसको वापस उसकी कंट्री पहुंचाना। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट भी हमारे इंटरनेशनल लॉ में कवर होंगे। उसके बाद ह्यूमन राइट्स भी इंटरनेशनल लॉ में कवर होगा। तो कुछ इंडिविजुअल सब्जेक्ट हमने इसमें कवर करे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी एंड पीसफुलनेस बनी रहे कंट्रीज के बीच में। तो ये कुछ टॉपिक इसके अंदर हमने कवर करे हैं आज के टाइम के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स के लिए देखो ग्लोबली ट्रीटीज बनाई गई हैं, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो प्योरली फोकस करती है हमारे ह्यूमन राइट्स के इन्फोर्समेंट को लेके। इन्वायरमेंटल लॉ बनाया गया ताकि जो ग्लोबल लेवल पे जो क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है, इतना पॉल्यूशन है, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए इन्वायरमेंटल लॉ लाया गया, जिसमें हर कंट्रीज को कहा गया कि आप सब लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड कानून बनाएंगे। तो उन्होंने कहा और कंट्रीज ने इम्प्लीमेंट करा, जैसे हमारे यहाँ भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। तो इस तरह से इसका जो स्कोप है इस तरह से वाइडर होता जा रहा है।
इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ भी इसके अंदर कवर होता है, जो कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेके बात करता है अक्रॉस बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के बाहर जो भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो रही है या जो फाइनेंस पास हो रहा है, उन सब चीजों को इसमें डील करा जाता है। लॉ ऑफ सीज, जो लॉ ऑफ सीज है वो बेसिकली मैरीटाइम राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करता है। हमारे पास यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है लॉज ऑफ सीज को लेके, ठीक है। ठीक है। और इसके बाद ये जो लॉज ऑफ सीज है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका लॉज ऑफ सीज का, बहुत इजी नहीं है। अभी लॉज ऑफ सीज आपके में आगे यूनिट में आएगा, तो हम उसके अंदर हमारी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन दे रखी है ना लॉज ऑफ सीज को लेके, हम उसको उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडिया का कितना राइट है, कितने सी तक इंडिया जा सकती है, कितने लेवल पे इंटरनेशनल लॉ का वो पार्ट है, वो सब हम आगे यूनिट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास लॉज ऑफ चीज का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रखा है। ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ फोर्स एंड सिक्योरिटी, जो हमारे फोर्स एंड सिक्योरिटी लाइक जो भी हमारे सोवरेन वार होता है और जो सेल्फ डिफेंस होता है, उन सब चीजों के लिए भी यूएन ने फ्रेमवर्क बना रखा है। ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें नई नई इसमें ऐड करी गई है। अब हमारे पास ना मॉडर्न अप्रोच में दो चीजें हो रहे हैं। एक तो हमारे द नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे एनजीओज होते हैं। एनजीओ कोई स्टेट तो नहीं है, कोई कंट्री तो नहीं है एनजीओ, बस एक एनजीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्न कर रही है। कोई भी एनजीओ ह्यूमन राइट्स को गवर्न कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो भी हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनेगा। ठीक है। कोई भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो इंटरनेशनल लॉ पे गवर्न कर रही है, वो भी इसका पार्ट होगा। आर्म्ड ग्रुप की जो सिचुएशन होती है कॉन्फ्लिक्ट की, वो भी इसका इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनेगा। ठीक है। न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज कौन कौन से हैं हमारे इंटरनेशनल लॉ के अंदर, तो आज के टाइम में जो हमारे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में जो इमर्जिंग एरियाज हैं, वो बेसिकली साइबर लॉ एंड डिजिटल गवर्नेंस को लेकर है। स्पेस लॉ, ये जो अर्थ की एक्टिविटीज के बाहर जो बियॉन्ड जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, वो सारी चीजें आज का पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का न्यू कॉन्सेप्ट है, जो कि गवर्न करना बहुत जरूरी है, जिसपे काम करना बहुत जरूरी है। ग्लोबल हेल्थ लॉ बहुत जरूरी है, जिसका एग्जांपल हमने कोविड-19 में देखा। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि गवर्न हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा साइबर लॉ आजकल बहुत ज्यादा टॉप लिस्ट पे चल रहा है। ठीक है, साइबर हो गया, फ्रॉड हो गया, वो सब चीजें एक न्यू कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ का, जिसपे काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है। जब हमारे पास क्या कहते हैं हेल्थ पेंडेमिक्स आए थे, उस पे भी काम करना बहुत जरूरी है। स्पेस लॉज भी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ न्यू एरियाज हैं जिसमें जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर इंक्लूड होंगे, और आज के टाइम पे इन सब पे जो है कोई ना कोई काम चल रहा है। तो अब अगर हम बात करें स्कोप ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, तो वो शिफ्ट हो गया नैरो सेंस से जो है ब्रॉडर सेंस में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक सिस्टम है, एक डायनेमिक फ्रेमवर्क है। क्योंकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ऐसा नहीं है कि पीछे जो था वो है स्टेबल रहेगा, वो डायनेमिक है। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी वैसे वैसे वो भी चेंज होगा। ठीक है। जैसे जैसे इंट्रैक्शन बढ़ेगी, जैसे जैसे स्टेट्स इंक्लूड होंगी, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, वैसे वैसे उसका जो नेचर है काम करने का वो सब चेंज होगा। ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये जो है एक्सपेंड होता रहता है, जैसे जैसे न्यू ग्लोबल चैलेंज मिलते रहते हैं, वैसे वैसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करता जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली स्कोप था, जो हमने टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करा है, एक है ट्रेडिशनल स्कोप और एक है मॉडर्न स्कोप। आई होप समझ आयो बेटा। कोई भी डाउट हो प्लीज डू नॉट फॉरगेट मेरे को डाल देना कमेंट बॉक्स में अपना डाउट। और किसी को कुछ पूछना हो या नहीं कुछ क्लियर हो रहा हो, तो HR Education 01 पे इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है। बाकी आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक इसका पीडीएफ का। और अपने दोस्तों के साथ जो आपके एजुकेशन ग्रुप है वहां पे भी शेयर करना, ताकि उन लोग की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी छोटी सी मोटिवेशन हमारे बहुत काम आती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज की, कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज दे रखे हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर। तो सबसे पहले हम कस्टम पढ़ेंगे, फिर हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस पढ़ेंगे, फिर हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ पढ़ेंगे, फिर हम जुडिशियल डिसीजन और ज्यूरिस्टिक वर्क हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहली बात, हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो ये ऊपर की जुडिशियल डिसीजन हेडिंग गलत हो गई है, हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सोर्सेज आना था, ये गलत है, यहाँ पे सोर्सेज लिखना है आप लोगों ने। ठीक है। जो आपको लिंक में जो पीडीएफ मिलेगा उसमें सही होगा, पीपीटी में गलत हो गया है। ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं सोर्सेज की। तो सोर्सेज रेफर करा गया है ऑरिजिन को, जो कि इंटरनेशनल
के इंटरनेशनल लीगल रूल्स के बारे में हमें बताती हैं। सोर्सेज मतलब कि जहाँ से वो हमें ऐसा बता रही है कि ये सब चीजें एग्जिस्टेंस में थी, ठीक है, कि ये जो अथॉरिटी है ये एग्जिस्ट करती थी, तो वो सारे हमारे सोर्सेज के अंदर आएंगे। ठीक है। अब हमारा जो मोस्ट ऑथेंटिव स्टेटमेंट है सोर्सेज को लेके वो आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 में दे रखी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टेट्यूट है उसके आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 में हमें सोर्सेज के बारे में बता रखा है। उसके हिसाब से हमारे पास टू टाइप के सोर्सेज हैं, एक है हमारे पास प्राइमरी सोर्स और उसके बाद एक है हमारे पास सब्सिडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स हमारे आर्टिकल 38 के सब क्लॉज 1 में बता रखा है और आर्टिकल 38 के सब क्लॉज डी में बता रखा है, मतलब सब क्लॉज 2 में इसके बारे में बताया गया है सब्सिडरी सेकेंडरी सोर्स के बारे में। अब जो हमारा प्राइमरी सोर्स है वो हमारे इंटरनेशनल कॉन्वेंशन मतलब ट्रीटीज को कवर करता है, आर्टिकल 31A। इंटरनेशनल कस्टम्स को डील करता है, आर्टिकल 38 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी। जनरल प्रिंसिपल आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी इसमें डील करता है। सब्सिडरी सोर्स में हमारा जुडिशियल डिसीजन एंड जो टीचिंग है पब्लिक एड्स की वो सब इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो ये दो टाइप में हमने सोर्सेज को डिवाइड करा हुआ है। ठीक है। तो अब हम इसके साथ चलकर डिस्कस करते हैं सोर्सेज के बारे में। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कस्टम क्या होता है। तो बेसिकली जो कस्टम्स होते हैं वो ऐसे ट्रेडिशन है, ऐसी चीजें हैं जो काफी सालों से चलती आ रही हैं, ऐसी प्रैक्टिस हैं जो काफी सालों से चलती आ रही हैं। ठीक है। कस्टम बेसिकली हमारे अनरिटर्न होते हैं। ये रूल्स होते हैं जो कि काफी समय पुराने कंसिस्टेंटली चलते आ रहे हैं, जो कि जनरल प्रैक्टिस होती है जो कि एक स्टेट कर रही है अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। कस्टम हमारे वो ऐसे अनरिटन रूल्स या लॉज हैं जो कि एक प्रैक्टिस से चल रहे हैं, मतलब एक कंडक्ट से चल रहे हैं, कोई स्टेट उस चीज को काफी सालों से करते आ रहे हैं बट वो कहीं लिखित में नहीं है, तो वो सब हमारे कस्टम्स होते हैं। ठीक है। और ये कस्टम्स हमारे बहुत समय से चलते आने चाहिए। ठीक है। सो ये जो कस्टम्स हैं ये एक बेडरॉक ऑफ इंटरनेशनल लॉ माना गया है, इन्हें इन्हें इम्पोर्टेंट माना गया है बहुत ज्यादा। ये प्राइमरी है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ओल्डेस्ट सोर्स को। ठीक है। कस्टम्स को इंटरनेशनल लॉ की एक तरह से बैकबोन माना गया है क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे जो ओल्डेस्ट सोर्स में आता है हमारे कस्टम्स, क्योंकि हमारे पुरानी चीजों को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, पुरानी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ट्रीडिएटिंग रिटर्न ट्रीटीज एंड चार्टर्स इनसे अलग होता है हमारा कस्टम्स। हिस्टोरिकली एक जो पोर्शन है इंटरनेशनल लॉ का वो अनकोडिफाइड है, जो इमर्ज हो रहा है फ्रॉम द हैबिचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द सोवरेन एंटिटीज। हमारे इंटरनेशनल लॉ के अंदर कुछ लॉज अनकोडिफाइड हैं जो कि हमारे कंडक्ट से अभी इवॉल्व हो रहे हैं। दो कंट्रीज आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले से जो काम करती आ रही थी आपस में, या चार कंट्रीज एक साथ जो काम कर रही थी जो कि कहीं रिटर्न में नहीं है बट कंडक्ट में वो चीजें हैं, तो वो सब चीजें अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रही हैं। सोवरेन कंट्रीज के बीच में जो पहले इंट्रैक्शंस थी वो कहीं रिटर्न तो नहीं थी, तो वो सब चीजें एक हमारा कॉन्सेप्ट बना है कस्टम्स का। ठीक है। आज से 50 साल पहले जो एक्टिविटीज हो रही थी कंट्रीज के बीच में वो पहले रिटर्न नहीं थी ना। अब तो फिर भी रिटर्न है, अब तो हर चीज पेपर पे, हर चीज ट्रीटीज में मेंशन है, बट आज से 50-60 साल पहले तो इतना रिटर्न में कुछ नहीं था ना। तो ये सब चीजें पार्ट बनी हमारे कस्टम्स का। ठीक है। देर आर टू पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस बाय विच कस्टम बिकेम लॉ। हमारे पास दो तरीके की चीजें हैं जिनसे हम एक कस्टम को लॉ बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, व्हेन कस्टम बिकेम लॉ हो सकता है ये आप लोग के पेपर में आ जाए। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आई थिंक बहुत पहले भी आ चुके हैं ये कहीं पे। तो ये क्वेश्चन जनरली हो सकता है आ जाए, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जो हम एक क्लास कंडक्ट करते हैं ना बेटा, अपनी इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, हम जो अपनी क्लास कंडक्ट करते हैं ना एग्जाम से एक रात पहले, रिविजनल क्लास जो होती है 2 घंटे की चलती है वो क्लास बेसिकली, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थ्रू जूम। तो अगर आप लोग को भी वो क्लास ज्वाइन करनी हो तो मेरे को आप लोग बता देना, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, या फिर जब आप लोग का एग्जाम हो उससे एक दिन पहले वो अपडेट होगा, वैसे इंस्टा पे भी अपडेट होगा और यूट्यूब पर भी होगा। यूट्यूब का कंफर्म होगा वैसे बट इंस्टा पे जरूर अपडेट होता है। तो जब आप लोग को बेटा उस क्लास का पार्ट बनना हो तो आप लोग वहां पे मेंशन कर देना, तो वो लिंक आप लोग को भी मिल जाएगा, आप लोग उससे वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एक रिविजनल पर्पज से होती है और इसमें हम सारे डाउट्स डिस्कस करते हैं बच्चों के। ठीक है। ये जो कस्टम लॉ का बनता है, ठीक है, जब वो बहुत समय से चलता आ रहा हो, जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है काफी स्टेट्स का हो और काफी स्टेट्स
सेम काम कर रही हूँ ओवर अगेन एंड अगेन, मतलब उसकी यूसेज बहुत पुरानी होनी चाहिए। ठीक है। और जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो होना चाहिए जो लोग समझते हैं कि वो लीगली रिक्वायर्ड है, जो कि एक राइट है। ठीक है। सबसे पहली बात, वो काम जो सालों से चलते आ रहे हो वो ऐसे ऑब्जेक्टिव कि वो एज एन ईयर टू ईयर स्टेट्स उसको करती आ रही हो। दूसरा पार्ट ये होना चाहिए वो जो काम वो लोग करते आ रहे हैं वो लीगली रिक्वायर्ड हो और वो या तो उनका राइट हो। तो ये दो चीजें फुलफिल होंगी तो हमारा एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कस्टम बन सकता है। ठीक है। कस्टमर इंटरनेशनल लॉ कंटिन्यू है, तब से वो इवॉल्व हो रहे हैं जब से स्टेट, जैसे कोई स्टेट ने अडॉप्ट करी है कोई न्यू प्रैक्टिस, उसने अपनी ओल्ड वन को अडॉप्ट अबंडन कर दिया है, तो वहां से भी कहीं ना कहीं कस्टमर इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व होता आ रहा है। ठीक है। ये डायनामिक इन नेचर है। ठीक है। इंटरनेशनल लॉ जो है अडॉप्ट करता है इमर्जिंग चैलेंजेस को। ठीक है। एंड जो चेंजिंग स्टेट्स के बिहेवियर हैं बिना किसी फॉर्मल अमेंडमेंट के। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा बेटा कस्टम के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है। क्योंकि हर स्टेट का अपना एक नेचर होता है, हर स्टेट न्यू न्यू चीजें अडॉप्ट करती है। इंटरनेशनल लॉ भी डायनेमिक है, जैसे हमने अभी देखा इसका स्कोप, पहले क्या था अब क्या है, बहुत डिफरेंस है। तो यही चीज है कि इंटरनेशनल लॉ में जो कस्टम्स हैं वो भी टाइम टू टाइम ऐसे चेंज हो रहे हैं। कुछ चीजें पहले थी जो आज से कुछ साल पहले चलती आई थी तो उनको अडॉप्ट कर रही है हम लोगों ने आज के टाइम में। तो ये सब चीजें हमारे कस्टम्स के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है। कस्टम बेटा कहीं पे भी रिटर्न नहीं है, वो बस प्रैक्टिस है, कंडक्ट है स्टेट टू स्टेट का, जिससे हमने ऐसा माना है कि हाँ जी ये प्रैक्टिस चलती आ रही थी, जो कि लीगली बाइंडिंग प्रैक्टिस हो, लीगली प्रैक्टिस सही होनी चाहिए। अब हमारे पास आए इंटरनेशनल कन्वेंशंस। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल कन्वेंशंस का तो वो क्या होते हैं। देखो, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं जो कि एक फॉर्मल अग्रीमेंट है स्टेट्स के बीच में। ठीक है। कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हो रही है जो कि फॉर्मल अग्रीमेंट है बिटवीन द स्टेट्स, और वो जो होता है बाइंडिंग होता है अंडर द इंटरनेशनल लॉ। आज अगर हमारी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई फॉर्मल एग्रीमेंट बनाया है तो अग्रीमेंट कल को बाइंडिंग होगा इंटरनेशनल लेवल पे, हम दोनों कंट्रीज के बीच में वो एग्रीमेंट बाइंडिंग होगा। ठीक है। सो इंटरनेशनल कन्वेंशन बेसिकली ये क्या होगा हमारा, ये हमारा रिटर्न सोर्स ऑफ लॉ है जो हमें प्रोवाइड करता है क्लैरिटी। अब दो कंट्रीज को एग्रीमेंट बना रही है तो इसमें सब कुछ रिटर्न में होगा। रिटर्न में होगा तो क्लैरिटी रहेगी, किसी भी तरह से एम्बिग्यूटी नहीं होगी ना दोनों के बीच में। ठीक है। एंड प्रीशियस टू द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स। और ये जो होता है काफी प्रीशियस होता है, इसके अंदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मेंशन होती हैं स्टेट्स की। ठीक है। सो ट्रीटीज बायलेटरल हो सकती हैं, बायलेटरल मतलब कि टू स्टेट्स की भी हो सकती है, मल्टीलेटरल भी हो सकती है मतलब कि काफी सारी स्टेट्स भी उसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। इसके अंदर काफी ज्यादा हमारे सब्जेक्ट्स एरिया कवर होते हैं, लाइक पीस एग्रीमेंट हो गया, ट्रेड, ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एक्स वाई जेड, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे इसमें कवर होते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्वेंस बेसिकली वो इंटरनेशनल ट्रीटीज चलती आ रही है वो सब इसका पार्ट है। अब हमारा इसका एक एग्जांपल हमने लिखा है, द वेना कन्वेंशन ऑफ लॉ एंड ट्रीटीज 1969। ये कन्वेंशन हुई थी लॉ ऑफ ट्रीटीज को लेके 1969 में। ये कोडिफाइड कस्टमरी रूल्स हैं जो कि ट्रीटी ऑफ लॉ से रिलेटेड है। ठीक है। इसके अंदर कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी लॉ, इसके अंदर जो ट्रीटी लॉ इसके अंदर बनाया गया था। ठीक है। इस कन्वेंशन के अंदर डिफाइन करा गया था ट्रीटी को। इस कन्वेंशन के अंदर ट्रीटी को डिफाइन करा गया था एज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट concluded बिटवीन स्टेट्स इन रिटर्न फॉर्म एंड गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ। तो ये जो हमारी बेटा वेना कन्वेंशन हुई थी ना लॉ ऑफ ट्रीटीज को लेके 1969 में, इस कन्वेंशन के अंदर ट्रीटी वर्ड को डिफाइन करा गया कि ट्रीटी होता क्या है। तो ट्रीटी बेसिकली क्या होता है, ट्रीटी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो दो स्टेट्स या स्टेट्स के बीच में कॉन्क्लूड करा गया, मतलब स्टेट्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया जो कि रिटर्न फॉर्म में है। और वो एग्रीमेंट कौन गवर्न करेगा, इंटरनेशनल लॉ उस एग्रीमेंट को गवर्न करेगा। तो ये हमारा ट्रीटी होता है एज पर द वेना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज जो हमारी 1969 में हुई थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखो, इंटरनेशनल कन्वेंशन बहुत सारी हो चुकी हैं पहले भी, आगे इसके जो आगे हमारे पार्ट्स आएंगे हम उसमें भी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो ट्रीटीज हैं वो एक बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द स्टेट, ये स्टेट्स की कंसेंट को दिखाती हैं उनके ऑब्लिगेशंस के ऊपर।
जो प्रोसेस है ना ट्रीटी मेकिंग का, वो काफी ज्यादा फास्ट होता है देन द डेवलपमेंट ऑफ कस्टमरी लॉ। देखो कस्टमरी लॉ तो हुआ है ना जो 60-70 साल से कोई प्रैक्टिस चलती आ रही है, लेकिन ट्रीटी क्या है, आज अगर 4-5 स्टेट्स बैठी है, उन्होंने कुछ डिसाइड करा, उन्होंने ट्रीटी बना ली, तो ट्रीटी एक बहुत इजी एंड क्विकर वे है कोई भी काम करने की, अनलाइक कस्टमरी लॉज। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ग्रेजुअल इवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसके अंदर में कोई भी ग्रेजुअल प्रैक्टिस का इवॉल्व होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ट्रीटी सर्व कर सकते हैं एज अ कोडिफाइंग एग्जिस्टिंग कस्टमरी लॉ को, या फिर कोई भी न्यू इंटरनेशनल लॉ को भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें ट्रीटी के अंदर कोई भी अगर हमारा एग्जिस्टेड कस्टमरी लॉ है, हम उसको भी इसमें कोडिफाई कर सकते हैं, उसके बाद ट्रीटी के अंदर हम कोई नया इंटरनेशनल लॉ भी कोडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी ट्रीटी के अंदर कवर होती है। ठीक है, अब हमारा है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हमारे पास दिए गए हैं, तो हमारे जनरल प्रिंसिपल लॉ हमारा अंडर आर्टिकल 38 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में दे रखा है, स्टेच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। ये अप्लाइड होता है हमारे ट्रीटीज एंड कस्टमरी लॉ, जहाँ पे ट्रीटी और कस्टमरी लॉ कोई भी क्लियर रूल्स हमें नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ जो है कंप्लीट नहीं फंक्शन कर पा रहा है, तो वहां पे हमारा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ यूज होता है। जहाँ पे ट्रीटीज फेल हो गई हैं, कस्टम फेल हो गए हैं, तो वहां पे हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ यूज में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है बेटा, हम लोग किसी भी तरह से इसको क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ना तो हम ट्रीटी से ना ही हम कस्टम से इसको क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा डोमेस्टिक लीगल सिस्टम से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जो हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, ये गैप फिल्टर्स हम इसको मानते हैं, लैक्यूने फिलर्स हम इसे कहते हैं, मतलब कि जितना भी लैक्यूना है लॉज के बीच में, इसको ये फुलफिल करता है। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का मेन फंक्शन है कि भाई जस्टिस को एंड फेयरनेस को प्रमोट करा जाए। ठीक है, अब हमारे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, बोनाफाइड इंटेंशन। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन जो भी कोई परफॉर्म कर रहा है उसने ऑनेस्टली कोई काम परफॉर्म करा है, तो ये बेसिकली होता है ट्रीटी के, कि जो ट्रीटीज हैं वो गुड फेथ में बनाई जाए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये भी हमारा जनरल प्रिंसिपल है, जिसमें फेयरनेस एंड जस्टिस को इंश्योर करा जाए, ताकि जो भी कोई डिस्प्यूट होते हैं वो जो है एक आराम से उसको बैठ के सेट करा जाए। ठीक है, उसको सेटल करा जाए। रेस जुडिकाटा, कोई भी मैटर डिसाइड हो चुका है तो वो दोबारा रीलिटिगेट नहीं हो सकता। स्टॉपल का है, एक बार किसी स्टेट ने कुछ कह दिया तो वो बाद में उसे डिनाई नहीं कर सकती जब दूसरी स्टेट ने उस पर रिलाई कर लिया है तो। ठीक है, लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कोई रॉन्गफुल एक्ट करेगा उसकी लीगल एबिलिटी रेज होगी। प्रोसीजरल प्रिंसिपल, ये बात करते हैं नेचुरल जस्टिस की। ऑडियो अल्ट्रम पार्टम हियर द अदर साइड, मतलब कि दोनों साइड को सुनना। ठीक है, अब जनरल प्रिंसिपल्स की बेटा हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर वही सारे प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं जो कि कहीं पे जहाँ पे लॉ हमारा सक्सेस नहीं हो रहा, जो हमें लॉ में कुछ नहीं दे रखा या किसी ट्रीटी में कुछ नहीं दे रखा, तो वहां पे हमारा ये जो जनरल प्रिंसिपल है ना, वो वहां पे उस चीज को फुलफिल करेंगे। ठीक है, आई होप समझ आया हो आप लोगों को। अब उसके बाद है हमारे जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं बेटा, जुडिशियल डिसीजंस को एज अ सेकेंडरी माना गया है। ठीक है, एज अ सब्सिडरी सेकेंडरी सोर्स माना गया है अंडर आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी में। ठीक है, जुडिशियल डिसीजन जो है प्राइमरी सोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सिर्फ इंटरप्रिटेट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, इंटरनेशनल लॉ को डेवलप करने के लिए। जुडिशियल डिसीजन जो प्रीसिडेंट है ना, इसमें इसको सब्सिडरी माना गया है। जैसे डोमेस्टिक लॉ में प्रीसिडेंट्स को वैल्यू दी गई है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में प्रेसिडेंट्स को एज अ सेकेंडरी सोर्स माना गया है। ठीक है, ये सिर्फ यूज होते हैं इंटरप्रिटेट करने के लिए या फिर इंटरनेशनल लॉ को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इनकी जो पर्सुएसिव वैल्यू है वो सिर्फ इंश्योर करती है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप कोई लॉ बना रहे हैं उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उस चीज का ध्यान रखते हैं जुडिशियल डिसीजंस को, तभी हम लोग इंटरप्रिटेट करते हैं या तभी उनकी हेल्प लेते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर। इसके अंदर जुडिशियल डिसीजंस कोई भी लॉ डायरेक्टली क्रिएट नहीं करता, ये सिर्फ यूज होते हैं इंटरप्रिटेट या क्लेरिफाई करने के लिए, जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग लॉ है उनको इंटरप्रिटेट या क्लेरिफाई करने के लिए यूज होते हैं। ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, जो हमारे कस्टमर इंटरनेशनल लॉ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अनलाइक डोमेस्टिक सिस्टम, प्रेसिडेंट हमारे जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या है, प्रेसिडेंट स्ट्रिक्टली बाइंडिंग होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट स्ट्रिक्टली बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, अब आर्टिकल 59 भी कहता है नो बाइंडिंग प्रेसिडेंट। आर्टिकल 59 हमारा आईसीजे का दिया हुआ है, जिसके अंदर साफ साफ लिखा है जो डिसीजंस होंगे वो बाइंडिंग हो सकते हैं बिटवीन द पार्टीज, जो इन पार्टीज का डिस्प्यूट है उनमें बाइंडिंग होंगे, बट बाइंडिंग नहीं होंगे, मतलब नो डॉक्ट्रिन ऑफ शेयर डिसीजेज, मतलब कि बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं होंगे। ठीक है, बाइंडिंग सिर्फ पार्टीज पे होंगे, ओवरऑल बाइंडिंग नहीं होंगे।
ठीक है। हाउ एवर प्रायर जजमेंट जो है परसुएसिव अथॉरिटी की होगी, एंड जो है कंसिस्टेंसी के लिए वो जजमेंट फॉलो करी जाएगी, बट वो जजमेंट बाइंडिंग इफेक्ट की नहीं होगी। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया वो सारा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं ज्यूरिस्टिक वर्क की। ज्यूरिस्टिक वर्क क्या होता है? सो बेसिकली ज्यूरिस्टिक वर्क वो वर्क होते हैं, वो राइटिंग ओपिनियंस एंड वो कमेंट्रीज होती हैं जो कि लीगल स्कॉलर्स ने लिखी है इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। जो भी एमिनेंट लीगल स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो अपना वर्क दिया है वो हमारा ज्यूरिस्टिक वर्क के अंदर आता है। ये स्कॉलर्स हमारे इन स्कॉलर्स को हम पब्लिसिस्ट्स कहते हैं। ये इनका जो वर्क है, जो इन्होंने बुक्स आर्टिकल्स कमेंट्रीज लिखी हैं, जो इन्होंने रिसर्च पेपर लिखे हैं, वो एज एन हेल्पफुल माने जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर। अगर हमें कभी हेल्प लेने की जरूरत पड़े तो हम इनके वर्क को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इनका अगर नेचर देखा जाए जुरिस्टिक वर्क का, तो बेटा ये भी कोई बाइंडिंग नहीं है। ये सिर्फ परसुएसिव अथॉरिटी के लिए यूज होता है। अगर आज हमें कोई चीज नहीं मिल रही है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, तो हम इनके काम की रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन इनका काम बाइंडिंग नहीं होगा हमारे ऊपर। जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस या उस चीज को समझने के लिए हम इनके काम को यूज कर सकते हैं। इनके जो काम हमारे हेल्प करता है, ट्रीटीज को इंटरप्रिटेट करने के लिए हेल्प करता है, कस्टमरीज लॉ को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है, उसके साथ साथ जो हमारे जनरल प्रिंसिपल्स है उसको एक्सप्लेन करने में, हमारे जो ज्यूरिस्टिक वर्क्स है उसमें हेल्प करता है। अब ये किसी भी तरह का लॉ क्रिएट नहीं करते, बट ये सिस्टम को क्लैरिफाई करते हैं और उसको सिस्टम में लाते हैं। ज्यूरिस्टिक वर्क जो है हमारे जो लीगल लॉज है या फिर हमारा जो पहले जो प्रैक्टिस चलती आ रही थी उन सब चीजों को ना हमें क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है। देखो ज्यूरिस्टिक वर्क है, लॉ नहीं है किसी भी तरह का, हम हेल्प के पर्पज से इनको यूज करते हैं। ठीक है। ज्यूरिस्टिक वर्क्स को एज ए सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी सोर्स। देखो ज्यूरिस्टिक वर्क को एज ए इम्पॉर्टेंट पब्लिक सोर्स कहा गया है क्योंकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ठीक है, वाइल नॉट लीगली बाइंडिंग, क्योंकि ज्यूरिस्टिक वर्क है तो लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारा इंटरप्रिटेट करने के लिए, या फिर किसी भी इंटरनेशनल लॉ को डेवलप करने के लिए, या फिर क्लेरिफाई करने के लिए कि इंटरनेशनल वो जो इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल है उसको क्लेरिफाई करने के लिए हम इनके जो वर्ड्स हैं उसको यूज में लेते हैं। ठीक है। जहाँ पे प्राइमरी सोर्सेज साइलेंट होते हैं और एम्बिगियस होते हैं वहां पर हमारा ज्यूरिस्टिक वर्क यूज करा जाता है। क्योंकि ज्यूरिस्टिक वर्क है तो ऐसा तो नहीं उन्होंने आज ही लिखा होगा, उन्होंने कोई चीज बहुत सालों पहले से लिखी होगी ना, वो चीज पहले से एग्जिस्टेंस में होगी। तो वो सब जो हमारा ज्यूरिस्टिक वर्क होता है वो सारा हमारा इंटरप्रिटेट करने के लिए काम आता है। ठीक है। ठीक है, बस इतना ही था आप लोगों की वीडियो में। हमने चारों सोर्सेज डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने इसके अंदर जो इंटरनेशनल लॉ का इंट्रोडक्शन देखा, हमने उसका स्कोप देखा, उसके ऑब्जेक्टिव देखे, उसके साथ साथ हमने वीडियो के अंदर सारे सोर्सेज देखे। एंड आई रियली होप बच्चों आप लोगों को वीडियो समझ आई हो। बेटा किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। ठीक है। और वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताना। चैनल पे पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अब वीडियोस आएंगी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की तो वो सारी वीडियोस कंटिन्यूअसली अपलोड होंगी, तो उन सबके साथ बने रहिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।